हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऐसा चैप्टर जिसका नाम सबसे बड़ा है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज वाले चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं। भाई ये चैप्टर सबसे 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 ज्यादा जरूरी है। बोर्ड एग्जाम के नजरिए से जो टेढ़े मेढ़े अजीबोगरीब सवाल आते हैं मेजरली इसी चैप्टर में से आते हैं। तो भैया पेन पेपर कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बेहतरीन नंबर लाने की उम्मीद आज अपन पूरी करने वाले हैं। अगर अब तक आपने हमारी हेल्प बुक नहीं ली है तो जाके ले लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बट आज का जो ये चैप्टर है ये कमाल करने वाला है। अच्छा, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ज्यादा डेटा, अरे क्या हुआ भाई, सफेद कलर, बहुत ज्यादा डेटा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा डेटा याद नहीं करना है। मैंने काफी सारी किताबें देखी हैं जिसमें इतना सारा डेटा है, इसकी इतनी परसेंटेज, इसकी इतनी परसेंटेज, इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आज जो जो आपको बताऊंगा बस उतना कर लेना, उसके अलावा नहीं करना है। क्योंकि पिछले 4-5 सालों के अंदर जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है उसके हिसाब से सीबीएसई अपने एग्जाम में डेटा छाप के देती है। वो आपको एक टेबल बना के देंगे जिसमें पूरा डेटा होगा और आपको बोलेंगे इस डेटा के पीछे का रीजन बताइए। जैसे गांव में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ज्यादा होता है, यानी कि गांव के लोग टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा काम करते हैं, उसका आपको पूरा डेटा दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको वाई पे फोकस करना है, डेटा याद बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चैप्टर मोर और लेस पहले आपको डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशन समझनी है और उसके हिसाब से अपना आंसर लिखना है। चलिए बाकी बातें पढ़ते पढ़ते करेंगे, शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले वर्कर के। जिसके पास हमारी हेल्प बुक्स है भाई खोल लो उसको यार, फालतू में नहीं लेनी है अपने को, खोलिए बढ़िया। देखिए, तो वर्कर क्या होता है सिंपल भाषा में, एक ऐसा इंडिविजुअल जो एंगेज है किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को करने में, एक ऐसा इंडिविजुअल जो एंगेज है किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को करने में ताकि वो अपनी जीवनचर्या को चला सके, ताकि वो जिंदगी जी सके, उसको बोलते हैं वर्कर्स। अब वर्कर्स सिर्फ आप इन मजदूरों को मत समझिए, हमारे मजदूर भाइयों को ही वर्कर मत समझिए। यहां पर जिन वर्कर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं या जो वर्कर का कॉन्सेप्ट है ये उन सभी का है जो काम कर रहे हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे ऑफिस में बैठा हो, टाई लगा के बैठा हो, लैपटॉप पे बैठा हो, वो भी यहां पर सेम कैटेगरी के अंदर ही आ रहा होगा। अब वर्कर्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वरोजगार जिनको मिल रखा है। एक होते हैं हायर्ड एम्प्लॉयज। अब क्योंकि हम कॉमर्स वाले हैं तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर एम्प्लॉयड का मतलब तो हमें पता है। एक बार बता दूं, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जो खुद काम कर रहा है, जिसने खुद का बिजनेस सेट किया है या जो खुद का ही कोई काम में लगा हुआ, कोई फ्रीलांसर है या कुछ भी है, जो खुद अपने थ्रू अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, किसी पर लाइबल नहीं है, किसी के यहां से सैलरी वो नहीं उठा रहा है। द वर्कर्स हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस और एंटरप्राइज आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के ऊपर हमारी सरकार ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि उनको तो रोजगार मिल गया। हमारी सरकार का मेन फोकस है कि ये जो बाकी बचे हुए लोग हैं इनको कैसे कहीं ना कहीं चिपकाया जाए, जिनको बोलते हैं हायर्ड वर्कर्स, जिनको कोई और हायर करता है और बदले में उनको सैलरी देता है, वेजेस देता है, तनख्वाह देता है, कुछ भी दे रहा है। तो वर्कर्स हु आर हायर्ड बाय अदर्स एंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी आर नोन एज हायर्ड वर्कर्स। समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में जो मेजर अपना फोकस रहेगा वो हायर्ड के ऊपर ज्यादा रहेगा। अब जब हम किसी को काम करने के लिए हायर करते हैं तो दो प्रकार से हायर कर सकते हैं। एक होता है रेगुलर वाले जो लगातार काम कर रहे हैं, एक होता है कैजुअल जिनको हम प्रोजेक्ट बेसिस पे लेके आते हैं। ठीक है, आजकल एक काफी फैंसी टर्म चल गई है निकले, फ्रीलांसर। तो ये फ्रीलांसर ये कैजुअल वर्कर्स की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जिनको हमने कुछ स्पेसिफिक दिनों के लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया है। वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ये अपने घर, मैं अपने घर। ऐसे मानो कि आपने ना अपने घर में फर्नीचर का काम कराना है, तो आपने जो फर्नीचर वाला व्यक्ति बुलवाया है उसको आपने 15-20 दिन के लिए हायर किया है। जैसे ही वो आपका काम खत्म करेगा, ये प्रोजेक्ट खत्म करेगा, वो अपने घर, आप अपने घर। आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है कि उसको पूरी जिंदगी आपको पैसा देना है या हर महीने आपको पैसा देना। ये होता है कैजुअली हायर्ड वर्कर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 2 सालों में पिछले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये जब
क्वेश्चन को लेकर है कि कैसा क्वेश्चन बनेगा, कैसे आपको जवाब देने हैं। तो ये जो भी टर्म अपन पढ़ रहे हैं ना, इन टर्म्स को समझो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं रेगुलर वर्कर्स, जिनको हम रेगुलर बेसिस पे हायर करते हैं, जिनको हम हर महीने सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे ऑफिस में मान लो 5 बंदे बैठे हुए हैं, जिनको हर महीने में सैलरी देता हूं, काम बहुत ज्यादा आए या नहीं आए तो भी मैं उनको सैलरी दूंगा, वो कहलाते हैं रेगुलर वर्कर। अभी भारत देश में एक नया सिनेरियो आया है जहां पर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की जनता या जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। इसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कि हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, वो ज्यादातर प्रोजेक्ट बेसिस पे ही काम करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनको फिक्स सैलरी मिले। तो इससे रिलेटेड भी सवाल आपके आ सकता है, भी और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखो, यहां पर 2-3 टर्म है जिनको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 1 मिनट रुको, तू भाई सरक जा ले। हाँ, कौन कौन सी टर्म है? पहली टर्म समझिए, पहली होती है वर्कफोर्स। पहली क्या है? वर्कफोर्स। क्या? लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब है वो सभी लोग, सम टोटल ऑफ ऑल द पर्संस हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। वो सारे बंदे जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, वो हमारी लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। जैसे भारत की लेबर फोर्स में कौन है? 18 साल से लेकर मान लेते चलो 50 साल या 55 साल तक के जितने भी व्यक्ति हैं, वो हमारी लेबर फोर्स है। ये जरूरी नहीं है कि वो काम करे, याद रखें, लेबर फोर्स के अंदर, लेबर फोर्स के अंदर एम्प्लॉयड लोग भी होते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, और अनएम्प्लॉयड लोग भी होते हैं जो काम करना तो चाहते हैं पर अभी फिलहाल कहीं भी काम नहीं कर रहे। समझ में आ गया? सो व्हाट इज लेबर फोर्स? इट रेफर्स टू द टोटल पर्सन दैट आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। जो काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, जो भी वेज रेट उनको मिले, वो कहलाती है भारत की लेबर फोर्स। अब ये जो लेबर फोर्स है, इसमें एक हिस्सा वो है जो काम कर रहा है और एक हिस्सा वो है जो काम नहीं कर रहा है। तो जो लोग काम कर रहे हैं, who are actually employed, इनको बोलते हैं वर्कफोर्स। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वर्कफोर्स। सो व्हाट इज वर्कफोर्स? अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, एफओ। क्या हुआ भाई? अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इस पूरी लेबर फोर्स का वो पार्ट जो एक्चुअल में किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा हुआ है। अब एक मैं सवाल आपसे पूछता हूं, बड़ा काम का है सर, ये दोनों पता करने की जरूरत क्या है? हमें क्या जरूरत है हम लेबर फोर्स पता करें, हमें क्या जरूरत है हम ये पता करें कि वर्कफोर्स कितनी है? देखो बहुत आसान है। अब भारत में कितने लोग बेरोजगार हैं, ये उनसे जाके नहीं पूछ सकते, भाई तू बेरोजगार है, तू काम कर रहा है, अरे यार ये तो नौकरी, ऐसे नहीं पूछ सकते। तो हम क्या करते हैं, हमारी सरकार क्या करती है, अपना पूरा डेटा उठाती है, देखती है उसमें कितनी लेबर फोर्स का है, कितनी टोटल लोग हैं जो अभी काम कर सकते हैं। इनमें से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लगे पड़े हैं, उनका डेटा तो गवर्नमेंट के पास होगा, उनकी सैलरी आती होगी, उनका पीएफ कटता होगा, उनके पास वो होगा पैन कार्ड। तो उसका डेटा अगर हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? अनएम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, तो सरकार को बेरोजगारी कितनी है पता लगाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, वो देखती है कि टोटल लोग कितने हैं, इसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं, इसका डेटा गवर्नमेंट के पास होता है। तो जो बचे हुए हैं वो क्या हो गए? वो हो गए हमारे अनएम्प्लॉयड भाई लोग, जो अभी काम नहीं कर रहे हैं। अब जब बात निकली है ये वर्कफोर्स की, तो इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं शायद यहां पर लिखना हमारी टीम भूल गई है, मैं उसको अलग से लिख देता हूं। अरे भाई रुक जा, 1 मिनट रुको, मैं एक नई स्लाइड ऐड करके, हाँ यहाँ लिखना भूल गए हैं हमारे बंदे। न्यू स्लाइड, कलर इसका लेते हैं ब्लैक। किधर गया भैया? डिजाइन, कलर, ब्लैक कलर है ना भाई, ये ले भाई, धन्यवाद। ठीक है, स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। देखो एक टॉपिक है जो ये लोग डालना भूल गए हैं, मैं इसको ऐड कर देता हूं, वो है तुम्हारा वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशो सिंपल भाषा में हमारे कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, हमारे कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो से पता लगता है। इसका फॉर्मूला है वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। इसका मतलब फर्ज करो कि अगर ये रेशो आता है आपका 30%, तो इसका मतलब है कि भारत की जनसंख्या में से 30% लोग अभी काम कर रहे हैं।
70% लोग उन पे डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल बन सकते हैं, तो मैं वो सवाल लिख के लाया हूं, क्योंकि इस चैप्टर में क्या टेढ़े मेढ़े सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल कोई नहीं आता, आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। अब सवाल कैसा होगा, देखो मैं कुछ छानबीन करके लाया हूं, बढ़िया बढ़िया सवाल तुम्हारे बहुत काम आएंगे। देखो कहां गया भाई वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, जो सवाल हम यहां पर पिक कर रहे हैं वो है वाई वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कौन लिखेगा इतना बड़ा, ठीक है, इज हायर इन रूरल एरिया देन इन अर्बन एरिया। ठीक है, कि क्यों वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है वो रूरल एरिया में ज्यादा है और अर्बन एरिया में कम है, यानी सिंपल भाषा में क्यों गांव में लोग ज्यादातर लोग काम करते हुए मिलेंगे जबकि शहर में ज्यादातर लोग काम करते हुए नहीं मिलेंगे, कुछ लोग आराम भी करते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक सवाल है जो आपसे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, शायद ये सवाल आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, है क्या भाई, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, हाँ मिल जाएगा, सही है सही है सही है सही, ठीक है, हाँ देखो अब इस सवाल का जवाब क्या होगा, देखो ये जो सवाल है ना ये काफी जनरल है, आप खुद ही बता दो कि भाई गांव में ज्यादातर लोग काम क्यों करते हैं, अरे यार गांव में ज्यादातर लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि गांव में इनकम कम होती है। ठीक है, तो वो घर पे नहीं बैठते, फैमिली के ज्यादातर लोग आपको काम करते हुए मिल जाएंगे, सो दैट दे कैन सस्टेन। सेकंड सबसे बड़ा रीजन गांव में लोग काम क्यों करते हैं, क्योंकि गांव में जो है ना इधर उधर फालतू की चीज ज्यादा नहीं होती, तो दे आर मोर कंसंट्रेटेड और इस वजह से ये लोग ज्यादा काम कर रहे होते हैं। दे डोंट लाइक टू बी एट होम, गांव में लोग ज्यादा घर पे बैठने की इच्छा में नहीं रहते हैं। ठीक है, और भी 3-4 पॉइंट आप इजीली डाल सकते हो, जैसे गांव में ज्यादातर जो इनकम होती है वो प्राइमरी सोर्स से होती है या प्राइमरी सेक्टर से होती है। प्राइमरी सेक्टर मतलब खेती बाड़ी हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया। ठीक है, तो उनको पता है कि हाँ भाई हमें यहीं जाना है, जबकि खेतों में भाई मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके हिसाब से मेरी नौकरी क्या लगनी चाहिए, जब तक मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी तब तक मैं काम नहीं करूंगा, तब तक वो नौकरी नहीं मिलेगी तब तक आराम ही करता रहूंगा। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से गांव में लोग जो है वो ज्यादा काम करते हुए मिलते हैं और शहर में लोग थोड़े ज्यादा काम करते हुए नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल बन सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे आपको क्वेश्चन 3 पे आएगा व्हाई वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो इज हायर इन रूरल एरिया, अगर आपको यही नहीं पता कि सर ये वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है तो आप आंसर कैसे लिखोगे। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनका मेन मोटिव है कि आपको ये सवाल समझने में मदद करे, क्योंकि इसके जवाब में आपको कितने भी लिखवा दूं आप वही लिख के आओगे जो आपके मन में आएगा उस समय। ठीक है, तो वो मन में सही चीज है, इसके लिए आपको इनका मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक सवाल और मैं इससे रिलेटेड लेके आया हूं, उसको भी अभी यहां पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक सवाल और बनता है यहीं से जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया, वो वाले सवाल भी उठा के लाया हूं कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड इज मोर इन रूरल एरियाज, इसका भी सवाल आप दे सकते हो कि क्यों गांव में ज्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं। इसके बहुत सारे रीजन आप दे सकते हो कि उनके पास क्या कहते हैं ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वहां जाके किसी के लिए काम करे। सेकंड, उनका प्राइमरी सेक्टर सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम है, ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये भी एक अच्छा सा रिक्वायरमेंट हो सकती है। समझ में आ गया, तो ऐसे कुछ सवाल इस चैप्टर में से आएंगे, तो आपको उनके लिए तैयार रहना है। तैयार रहने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि सर लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, इनका मतलब होता क्या है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब क्या है, देखो एक तो हो गया जरूरत कि हाँ भैया हमारे को बहुत ज्यादा नीड है। सप्लाई का मतलब है कि भाई अगर 500 रुपए देंगे तो कितनी लेबर आएगी। लेबर सप्लाई का मतलब अमाउंट ऑफ वर्कर्स दैट आर विलिंग टू डू वर्क एट अ पर्टिकुलर वेज रेट। मार्केट में हो गई 500 रुपए पर डे, ये है वेज रेट कि 500 रुपए एक दिन के मिलेंगे। आज 100 लोग खड़े जो बेरोजगार है, मैं उनसे पूछूंगा 500 रुपए मिलेंगे, 100 के 100 आ जाएंगे ये काम करने? नहीं आएंगे, 100 में से 40 लोग ही आएंगे। तो वो है लेबर सप्लाई कि कितने लोग इस पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करने को तैयार है। बाकी 60 बोलेंगे नहीं भैया 700 मिलेंगे तो ही आएंगे, 700 के चक्कर में 500 भी गवा दिए उसने। तो लेबर सप्लाई का मतलब द वर्कर दैट आर एक्चुअली विलिंग टू वर्क एट द गिवन वेज रेट, जो वेज रेट अभी चल रही है उस रेट पे कितने लोग काम करने को तैयार है। ठीक है, अब दो ऐसे टॉपिक हैं जो पिछले कई सालों में अपनी इंपॉर्टेंस को लगातार इंक्रीज करते हुए आए हैं, एक एक करके दोनों को समझेंगे। सबसे पहला है जॉबलेस ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉबलेस ग्रोथ को सीबीएसई ने पिछले 1-2 सालों में
एक ग्राफ के थ्रू समझाया है। तो मैं वो आपको ग्राफ दिखाता हूं, कैसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल के रूप में। ये मान लो अलग अलग साल है, ठीक है, ये अलग अलग ईयर्स है। ये मान लेते हैं 1991 है, ये 1995 है, ये 1999 है, ये 2005 है, ये 2010 है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक चार्ट सीबीएसई ने निकाला था। ये मान लीजिए आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है। ये है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नहीं, ये थोड़ा सा इसको ढंग का बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, ठीक है, ये है एम्प्लॉयमेंट। अब आपसे सवाल पूछा गया, ये लिख लो इसको, एम्प्लॉयमेंट। सवाल ऐसा है 3 नंबर का कि 1999 में एज पर दिस चार्ट क्या हुआ है, एक्सप्लेन करो विद रीजन। ऐसा आपको सवाल आ गया, 1999 में क्या हुआ है उसको एक्सप्लेन करो विथ रीजन। ये हो सकता है आपको ये जॉबलेस ग्रोथ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कुछ किताबों में ना मिले, अपनी में अपन ने डाला है, क्योंकि पिछले 5 साल में ये टॉपिक बार बार पूछा गया है। तो जरूरी है ना पढ़ना, तो पढ़ लेते हैं। तो अगर नहीं भी है आपकी किताब में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पढ़ना तो जरूरी है आपके, ठीक है। अब 1999 में क्या हुआ कि जीडीपी तो हमारा बढ़ गया, पर जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, ये नहीं बढ़ा। इस कंडीशन को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, जहां पर ग्रोथ तो आपकी आ रही है, पर ये जो आपकी जनसंख्या है ना, ये परेशान है क्योंकि इसको नौकरी नहीं मिल रही। इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी ग्रोथ फास्टर, क्या हो गया भाई इनको, देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि रोजगार जो है वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे, पर जीडीपी बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। सर ऐसा क्यों होता है, क्यों भारत में जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिली? सिंपल सा रीजन होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, शिफ्टिंग हो गई हमारे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे। लोग जो है वो लेबर के थ्रू काम नहीं करवा रहे, अब मशीनों के थ्रू काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंक्रीमेंट होना, जिससे ज्यादातर काम जो है वो टेक्नोलॉजी कर रही है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि मान लीजिए कि डिमांड जो है वो शिफ्ट हो गई है। अब डिमांड ऐसे सेक्टर में जाके शिफ्ट हो गए जहां पर लोगों को ज्यादा मेहनत करने की, मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे रीजन आपको देने पड़ेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है? तो काफी नॉर्मल है, काफी बेसिक है। छठी सातवीं में भी अपन ने बहुत सारे थे। इसके लिए आप अलग अलग टॉपिक पढ़ोगे, वो सेंस आपका नहीं है। और इसमें डेटा को कहीं भी इंटीग्रेट मत करना, मुंह की खाओगे अगर डेटा को इंटीग्रेट करोगे। अगर आपको डेटा इंटीग्रेट करना ही है ना, तो ये इसमें जो चार्ट आता है ना, इस चार्ट में लिखा होता है कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट 5% है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो 1% से बढ़ी है। तो इस डेटा को आप इस्तेमाल कर लेना, जो आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। अपनी इच्छा से कोई भी डेटा नहीं लगाना, वो बिना वजह का काम हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो जॉबलेस ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखें, इससे रिलेटेड काफी सवाल बने हैं। नेक्स्ट आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअलाइजेशन का मतलब अपन ने पहले भी पढ़ा है कि लोग जो है वो टेम्पररी नौकरी करने में ज्यादा इच्छुक है, या इसके नीचे काम कर लिया, या मतलब फ्रीलांसिंग जॉब करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है ना। फ्रीलांसर बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो बोलता है कि भैया मुझे कहीं भी सैलरी पे काम नहीं करना है, मेरे को तो सब अपनी मर्जी से काम करना है। एक प्रोजेक्ट का काम करेंगे, पैसा मिलेगा, घर जाएंगे, सो जाएंगे। तो भारत में पिछले कई सालों में ये फ्रीलांसिंग वर्क है, जो कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जहां पर लोग सैलरी पे काम नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है, जब हम कैजुअली काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी सैलरी फिक्स नहीं होती। जब सैलरी फिक्स नहीं होगी तो डिमांड फिक्स नहीं होगी, डिमांड फिक्स नहीं होगी तो प्रोडक्शन फिक्स नहीं होगा। तो पूरी इकोनॉमी थोड़ी सी अनसर्टेन चलेगी कि क्या होने वाला है। तो भारत में कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। लोग भी कैजुअली हायर्ड वर्कर्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कंपनी जो है ना, वो आउटसोर्स करा रहे थे, एड बनवाना है, किसी एजेंसी को हायर कर लिया, उससे काम करवा लिया। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप कैजुअली हायर्ड वर्कर्स के थ्रू काम करा रहे हैं, तो देखो कंपनीज को एक फायदा है कि उनको रेगुलर सैलरी नहीं देनी, काम आया पैसा दिया घर जा। पब्लिक को फायदा ये है कि हाँ भाई ठीक है, ज्यादा कोई लाइबिलिटी नहीं है, पैसा आया चला गया। इकोनॉमी को सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अनसर्टेनिटी होती है, और ये अनसर्टेनिटी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि लोग कैजुअल वर्कर्स बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है रेदर देन रेगुलर वर्कर्स। ठीक है, वो रेगुलर काम नहीं करना चाहते, वो कैजुअली काम करने जाते हैं। और यहीं से एक और कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, जो है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा बढ़ोतरी आना।
इनफॉर्मल सेक्टर कॉस्ट क्या होता है, पहले उसको समझो, है ना। दो प्रकार के सेक्टर हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपर आपका पीएफ भी कट रहा है, प्रॉपर आपकी पेड लीव भी चल रही है, प्रॉपर आपका टाइम भी है, इस समय आना है, इस समय जाना है, दिवाली की छुट्टी, दिवाली का सेलिब्रेशन, आपको क्या कहते हैं बोनस भी मिलेगा, वर्किंग आवर भी काउंट होंगे, सैलरी स्लिप भी मिल रही होगी, और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो याद रखना, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी ऑर्गेनाइज है। अगर आप टाटा में काम करो तो टाटा में क्या अनऑर्गेनाइज्ड है, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, नहीं होता ना। तो वहां पर भी फिक्स टाइम स्लॉट है, वहां पर भी पीएफ है, वहां पर भी सैलरी स्लिप मिलेगी, वहां पर भी अपना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये सारे लेबर लॉज वहां पर काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का या फॉर्मल सेक्टर का मतलब ये वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इकोनॉमी का, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों एस्टेब्लिशमेंट आती हैं, जिनके 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं, 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, 10 एक नंबर है रैंडम, ठीक है। और ये वर्कर्स हर प्रकार के, क्या हो गया भाई इनको, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का फायदा उठाते हैं, हर प्रकार के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का फायदा उठाते हैं, यानी कि सारे फायदे नुकसान इनको हैं, जो सरकार ने कानून बना रखे हैं वो सारे कानून इन पे लागू होते हैं, और ये लेबर लॉस के द्वारा प्रोटेक्टेड भी होते हैं, यानी कि अगर कंपनी ने कुछ गड़बड़ करी ना, तो इनके लिए लेबर लॉस बने हुए हैं और ये उसका पूरी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कंपनी ने इनको पीएफ काटा और पीएफ का पैसा नहीं दिया, तो ये जाके ना केस कर सकते हैं और कंपनी की वार्ड जो है लगा सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। बट हाँ, अगर आप फॉर्मल सेक्टर में नहीं हो, इनफॉर्मल में हो, इनफॉर्मल का मतलब छोटा सेक्टर जिसमें इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसा सेक्टर 10 लोग से कम लोग काम कर रहे हैं, कोई लेबर लॉ नहीं है, ठीक है, वाह, अरे सर मेरे को जाना है, बच के जा रहे यार, ये वाला सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर में किसी प्रकार की पे स्लिप में नहीं मिलती, किसी प्रकार का पीएफ नहीं कटता, किसी प्रकार के लेबर लॉज आपके नहीं लगते, किसी प्रकार के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलते हैं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इकोनॉमी का। ये क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहां पर वो सारे प्राइवेट आ जाते हैं जो 10 लोगों से कम हायर करते हैं। इवन तो हम भी अभी इनफॉर्मल सेक्टर की कैटेगरी में ही आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास भी 5-6 इंप्लॉइज ही हैं। तो हम क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि अगर किसी को छुट्टी चाहिए होगी, बोलेगा सर आज पिक्चर देखने जाना है, जाएं क्या 1 घंटे पहले, बा ठीक है जा। ये क्या हो गया? इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। यहां पर लेबर लॉ नहीं है, भैया लेबर लॉ तो नहीं काम करेंगे, छोड़ दो, है ना, पैसा नहीं दिया जा, कर ले केस कर ले, सरकार नहीं आएगी मेरे से लड़ने के लिए, पुलिस वाले आ जाएंगे, भैया क्या है क्या नहीं हुआ, ठीक है कर दो, काम खत्म कर लो। बट हाँ, यहां पर किसी प्रकार के लेबर लॉ नहीं है, मैं 2 घंटे ज्यादा भी काम करूंगा, पैसे नहीं दूंगा, चल जाएगा, एक्स्ट्रा काम करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिना बोनस के चल जाएगा, ठीक है। संडे को भी बुला लूंगा, बहुत अर्जेंट काम है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपको किसी प्रकार के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, पीएफ का पैसा नहीं कट रहा होगा, ठीक है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि भारत के अंदर जो है ना, 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 90% थोड़ा सा पुराना डेटा है, अपन अभी एवरेज पकड़ लेते हैं 80 to 85% वर्कफोर्स अभी इसी प्रकार से काम कर रही है। देखो ये डेटा आपको कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है, सर कहीं नहीं करना, नहीं कहीं भी इस्तेमाल मत करो इस डेटा को, ठीक है। क्यों नहीं करना है सर? क्योंकि ये हर साल चेंज होता है, हर मिनट चेंज होता है, आपको क्या करोगे फिर इसका? कैसे आप कौन से ईयर का ओके मानोगे, है ना। तो हम ये लिखेंगे कि मेजॉरिटी लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हैं। और यहीं से एक और सवाल आपका आता है जो हम उठा के लेकर आए हैं, रुको, वो सवाल है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू जनरेट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर रेदर देन इनफॉर्मल। क्यों एक देश के लिए, एक इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि वो इस बढ़ते इनफॉर्मल सेक्टर से थोड़ा घबराए और फॉर्मल सेक्टर में लोगों को ज्यादा लेके जाए? क्यों जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर ज्यादा नौकरियां दे? देखो बहुत अच्छा रीजन है, क्या कि एक तो इनका कोई फिक्स नहीं होता है, कभी भी किसी को रख लेंगे, कभी भी किसी को हटा देंगे, कोई बोलने वाला नहीं है, किसी प्रकार के लेबर लॉ नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते, रेगुलर तरीके से ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसका भी कोई आइडिया नहीं है, जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी मिल रही है या नहीं मिल रही है इसका भी कोई आइडिया नहीं,
आप 5,000 रुपए में भी आदमी को काम पे रख सकते हो, फॉर्मल सेक्टर में जाओ 20-25 से नीचे मानता ही नहीं है कोई भी। तो ये क्या है? ये रीजन है जिस वजह से हमारी सरकारें चाहती हैं कि फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आए और फॉर्मल सेक्टर में लोगों को ज्यादा रोजगार मिल रहा हो। समझ में आ गया? तो ऐसे कुछ सवाल भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेरोजगारी के ऊपर। भारत का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या है ये बेरोजगारी, कैसे काम कर रही है? देखो, तो पहले बात करेंगे कितनी प्रकार की होती है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार हैं। कहां गया भाई? हाँ, बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे पहला आता है डिसगाइज या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको है ना, हम लोग सोशल साइंस पढ़ते थे ना जब 8, 9, 10th में, हिंदी में थी मेरे पास, तो हम इसको बोलते थे प्रच्छन्न बेरोजगारी। जो हिंदी वाले हैं शायद वो याद करें इसको, कि इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से बोला जाता है। मतलब सिंपल है कि जैसे ये मान लो, ये एक पूरा खेती है, इस खेती पे या इस खेत पे मान लेते हैं 15 लोग काम कर रहे हैं और 200 किलो अनाज उगा रहे हैं। 15 लोग काम कर रहे हैं और 200 किलो अनाज उगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं इन 15 में से 5 बीमार हो गए, 5 बीमार हो गए या 2 महीने 3 महीने के लिए कहीं चले गए। अब 10 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी आउटपुट कितना आ रहा है? 200 किलो। 10 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी आउटपुट कितना आ रहा है? 200 किलो। यानी ये सिंपल सी बात है कि 5 लोग काम करें या ना करें, प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। कि ये लोग काम तो कर रहे हैं, पर एक्चुअल में उस काम का कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो जो बाकी है वो थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर लोग बेरोजगार नहीं दिखते हैं, पर एक्चुअल में बेरोजगार होते हैं, क्योंकि इनको निकालने के बावजूद भी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट्स व्हाट यू कॉल हिडन और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने अप्रैल से लेकर नवंबर तक एक काम किया, उसके बाद दिसंबर से लेकर मार्च तक एक काम किया। ये नवंबर स्टार्टिंग से लेकर के नवंबर एंड तक पूरा एक महीना इस व्यक्ति ने काम नहीं किया। ये एक काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ जा रहा था। तो अगर इस समय हम अगर बेरोजगारी को काउंट करेंगे तो वो कहलाएगी टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोग बेरोजगार नहीं है, पर अभी कुछ दिनों के लिए इसके पास कोई काम नहीं है, थोड़े दिन बाद इसके बाद वापस से काम आ जाएगा। दैट इज व्हाट यू कॉल टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर व्यक्ति एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तरफ जा रहा है, तो इसके बीच के टाइम को बोलते हैं सेक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगले प्रकार की बेरोजगारी होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजन वर्कर्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जैसे मान लो कुछ टूरिस्ट प्लेस है भारत में, अब साल में 8 महीने तो आप वहां जा सकते हैं, पर 4 महीने मान लो बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, इस वजह से लोग नहीं जाते वहां। तो ये हो गया कि वो 8 महीने वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो रोजगार है, बाकी जो 4 महीने हैं वो बेरोजगार है, क्योंकि वो ऑफ सीजन है वहां का। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आप सीजन के हिसाब से बेरोजगार और काम कर रहे हो। ठीक है, जब आपके लिए ऑन सीजन है तो आप काम कर रहे हो, जब आपका ऑफ सीजन है तो आप काम नहीं कर रहे हो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, अगला आता है ओपन या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये काफी कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट है। ओपन या इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, इन और वॉलेंट्री। इन मतलब बिना इच्छा के काम, इनवॉलेंट्री मतलब बिना इच्छा के बेरोजगार। मतलब मैं काम करना चाहता हूं, मैं काम कर सकता हूं, जो पैसा मिलेगा वो पैसे पे भी काम करने को तैयार हूं, पर फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। यह कहलाता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यानी मैं मेरी बिना इच्छा के बेरोजगार हूं, मेरी इच्छा तो है कि मैं काम करूं, पर मैं काम नहीं कर पा रहा। दैट इज व्हाट यू कॉल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए? इसका एक पार्ट और होता है जिसको हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री मतलब इच्छा से बेरोजगार। यार नौकरी तो है, मैं करना नहीं चाहता हूं। जैसे वो है ना, वो कौन सा सीरियल था, भाभी जी घर पर है वाला, उसमें एक आदमी है विभूति नारायण मिश्रा, तो वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। सरकार बोलेगी मेरे को लेना देना नहीं तेरे से, बोले तू मेरी तेरी इच्छा है कि तुझे काम नहीं करना है तो वो तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो कहलाता है वॉलेंट्री, इच्छा से। ये है बिना इच्छा के, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? देखो इसको ऐसे समझो कि जहां लोग हैं, जहां लोग हैं वहां नौकरी नहीं है, और जहां नौकरी है, जहां नौकरी है
वहां लोग नहीं। समझ गए? तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई इनके बीच में गड़बड़ है। जहां डिमांड है वहां सप्लाई नहीं है, जहां सप्लाई है वहां पर डिमांड नहीं है लोगों की। ठीक है, जैसे अगर आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हो तो आपके लिए नौकरियां अवेलेबल है। उसको पढ़ करना, उसको उसको ऑर्डर्स देना और साथ साथ में उससे अपना काम निकलवाना, ये आप जानते हैं तो आपके लिए नौकरी अवेलेबल है। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बट अगर आप नहीं जानते हो तो आपके लिए नौकरी नहीं। आप बोलोगे साहब मैं तो नहीं जानता पर मुझे नौकरी चाहिए, तो नहीं मिलेगी। तो आप जहां नौकरी ढूंढ रहे हो वहां नौकरी नहीं, नौकरी कहीं और पड़ी है, पर आप वहां पर जाओगे नहीं, तो ये कहलाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक इकोनॉमी हमेशा ऐसे चलती है, ये कहलाता है बूम पीरियड, ये कहलाता है रिसेशन पीरियड। बूम पीरियड का मतलब है सब कुछ बढ़िया, डिमांड चल रही है और क्या कहते हैं, लोग नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, सब बिक रहा है, जो बना रहे हो वो बिक रहा है, स्टॉक मार्केट भारत का आसमान छू रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो बूम पीरियड में सबको नौकरियां मिलती हैं, आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखो तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी। पर जब रिसेशन की बात ही आती है तो रिसेशन के समय में लोगों की नौकरियां चली जाती है। भारत अभी रिसेंटली एक रिसेशन के जैसे ही सिमिलर टाइम पीरियड को झेल रहा है, जहां पर नौकरियां है ही नहीं, जहां पर लोगों की नौकरियां जा रही। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आप ये रिसेशन की वजह से बेरोजगार हो, बाकी आप बेरोजगार नहीं हो। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट जहां पर लोग बेरोजगार हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन इन द कंट्री। ठीक है, इकोनॉमी में एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सब कुछ बर्बाद हो रहा है, स्टॉक मार्केट धड़ल्ले से गिर रहा है, कंपनियां ले ऑफ पे ले ऑफ कर रही हैं, लोगों को निकालती जा रही हैं, आपके पास स्किल है फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आखिरी प्रकार की बेरोजगारी होती है आपकी एजुकेटेड, लैक ऑफ व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब कि भैया मैं करूंगा, पढ़ा लिखा हूं, मैं पीएचडी होल्डर हूं और मैं वही नौकरी करना चाह रहा हूं। तो एक पीएचडी होल्डर है, उसके पास डिग्री है, सब कुछ है, पर फिर भी उसके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहां पर उसको देने के लायक नौकरियां नहीं है। फर्ज कीजिए कि मान लो आज आप इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं, तो आपके जैसे हर साल मान लो 5,000 लोग कर रहे हैं, पर हर साल 5,000 नौकरियां इकोनॉमिक्स पीएचडी होल्डर्स के लिए नहीं आ रही, फिर क्या होगा? तो ये है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे हो आप, सबसे बेहतर डिग्री आपने की, फिर भी आपके लिए रोजगार नहीं है, दैट इज व्हाट यू कॉल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सवाल उठता है कि सर इतनी सारी बेरोजगारी अगर भारत में है तो क्यों है? कॉजेस तो बहुत नॉर्मल कॉजेस है, ये सारे कॉजेस आप और हम बहुत तो इजीली जानते हैं, छठी सातवीं आठवीं नौवीं से हम ये पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो है, 5% के आसपास हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, विच इज नॉट एज गुड एज वी वांट, है ना, हमको और ज्यादा चाहिए। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफी स्लो रेट पे है, इस वजह से नए नए इन्वेस्टमेंट और नई नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भैया पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता है, पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हम ही है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है। पॉपुलेशन की जो एवरेज ग्रोथ है ना 1% से कम होनी चाहिए, यानी हर साल पुरानी पॉपुलेशन से 1% से कम लोग बढ़ने चाहिए, पर हम लोग अभी 1.2 1.3 पे चल रहे हैं। तो हमारी पॉपुलेशन बहुत स्पीड में बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन को केटर करने के लिए इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। हमारे यहाँ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भाई आज भी, मतलब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत जो कि एक एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी में भी आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर उतना डेवलप नहीं है जितना कि शायद इसको आज से 20-30 साल पहले हो जाना चाहिए था। सो दैट इज द बिगेस्ट रीजन जिस वजह से हमारे यहाँ बेरोजगारी है। आज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अगर प्रॉपरली चल रहा होता तो क्या ही बात होता है। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, भैया इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हम आज भी वो 100 साल पुरानी एजुकेशन सिस्टम पे रिलाय कर रहे हैं जो शायद आज के हिसाब से मॉडिफिकेशन मांगता है, और यही वजह है कि हम बेरोजगार हैं। हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बुरा नहीं बोलेंगे, बट हाँ काफी सारे चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में आना जरूरी है सो दैट इट विल बिकम रिलेटेबल टू द करंट जॉब मार्केट। समझ में आ गया? चलिए अगला है डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो आज के समय में एक कहावत है, जो दिखेगा वो बिकेगा, और दिखने के लिए लगते हैं पैसे बहुत सारे। हम जब भी बाजार में जाते हैं तो हमारा मेन पर्सपेक्टिव होता है कि यार चलो कुछ ब्रांडेड खरीद लेते हैं, है ना,
कुछ खरीदना है तो अच्छी कंपनी का खरीदेंगे। अब वो अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से है? शायद नहीं, वो अच्छी कंपनी अच्छी मार्केटिंग की वजह से है। हमें ऐसा लगता है कि यार वो कंपनी ज़्यादा दिख रही है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर ना हो और उससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हों और हम उनको छोड़ देते हैं और इसी वजह से छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो धीरे-धीरे अपना दम तोड़ रही हैं। और बड़े-बड़े मार्केट प्लेयर्स ही हैं जो बैठे हुए हैं बस आराम से और इस वजह से भारत में बेरोजगारी क्योंकि उनके पास तो प्रीसेट मशीनरीज़ है। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यही लेबर से काम करवाती है, पर हम तो मशीन वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट है फॉल्टी प्लानिंग भाई इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सरकारें जो बनी हैं, उनसे प्लानिंग में काफ़ी चूक हुई है। हम हर बार एक शब्द लेकर आते हैं जिसको बोलते हैं रिफॉर्म मतलब वापस बनाना। क्या है? वापस बनाना। हमने आज तक कई बार पॉलिसीज़ को बदला है और इस वजह से बेरोज़गारी भारत में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम पॉलिसी बनाते हैं, और वो इम्प्लीमेंट होने लगती है, फिर हमें लगता है कि नहीं, ये तो खराब है। सरकार बदल जाती है, पॉलिसी बदल जाती है। तो जो लोग उस पे रिलाय कर रहे होते हैं, वो वापस से बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ये वजह है भारत में बेरोज़गारी की। अब देखो वजह पता होना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मुझे सबको पता है। पर इसको सुधारें कैसे? हाउ टू क्योर? व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स अवेलेबल फॉर क्योरिंग अनएम्प्लॉयमेंट? तो कौन-कौन से मेजर्स अवेलेबल है? सबसे पहला मेजर है जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाना। देखो ऐसा माना जाता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज ऑटोमैटिकली बूस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो हमारी सरकार का जो मेजर टारगेट रहना चाहिए वो है कि जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना जो आज 5.34% के आसपास है उसको बढ़ा के 6%, 7%, 8% के आसपास अगर हमारी सरकार ले जाती है और उसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो रोजगार की समस्या काफी हद तक नीचे आ सकती है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि जीडीपी को बूस्ट कीजिए। हमारी सरकार भी इसके ऊपर फोकस कर रही है। कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अब भैया हम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो टू चाइल्ड नॉर्म जो चलता है भारत में वो काफी स्ट्रिक्टली अब लग रहा है कि भैया 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए आपके, तभी आपको सरकारी नौकरी मिल रही होगी। एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को एनकरेज करिए। आप सामान खरीद रहे हैं तो उससे खरीदिए शायद जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है पर सामान बनाने में बहुत बेहतर क्वालिटी देता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे अगर आप फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको लेबर चाहिए होगी और लेबर के लिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ही। आप जितना हो सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करो ना। खुद की दुकान डाल लो, खुद का छोटा-सा बिज़नेस कर लो। अगर आप खुद का बिज़नेस करोगे, खुद की दुकान डालोगे तो काफ़ी हद तक सरकार के ऊपर वो बर्डन नहीं रहेगा कि आपको भी रोज़गार देना है। और अगर उसके ऊपर वो बर्डन नहीं रहेगा तो शायद वो बाकी बचे हुए लोगों को जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको रोज़गार देने में अपना दिमाग लगा रही होगी। नेक्स्ट है एजुकेशन सिस्टम को बदलना। अब इसको लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब अगले साल तक हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हो जाए काफ़ी हद तक। तो हमारी सरकार इस एजुकेशन पॉलिसी को सुधारने के लिए काम कर रही है, पर वो कितना सक्सेसफुल होने वाला है ये अभी भी भविष्य के गर्भ में ही है। तो उसको वहीं रहने देते हैं और इसमें चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेके आना जिससे जो लोग टॉप पे हैं उनको तो नौकरी मिल ही जाए, जो लोग मीडियोकर हैं उनके लिए भी पॉसिबिलिटी अलग खुले और जो लोग शायद उस एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं होते, उनके लिए भी थर्ड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए। और लास्ट चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखो 2 प्रकार के टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है दुनिया में। एक है सीआईटी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है एलआईटी लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हम अगर इस पे शिफ्ट होते रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अगर हम मशीनों से ही सारा काम करवाते रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। हमारी को एलआईटी लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे थोड़ा बहुत शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि हम पॉपुलेशन के मामले में सबसे ऊपर, हमसे ऊपर है ही नहीं कोई। तो इतनी बड़ी लेवल ऑफ पॉपुलेशन को अगर आपको कंट्रोल में रखना है, उनको रोजगार देना है, तो आपको कहीं न कहीं एलआईटी को लेबर्स के थ्रू काम कराने पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक लिमिटेड स्कोप तक ही रखना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ बेहतर कर पाएँगे। खैर, हमारी सरकार कितना बेहतर करती है, नहीं करती है, तो भविष्य में आपको और मेरे को देखने को मिल ही जाएगा। आपका ये चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त। वापस से रिपीट करता हूँ, इस चैप्टर में आपको बहुत सारा डेटा नहीं पढ़ना है। मैंने आपको शायद 0% डेटा ही दिया होगा अब तक, है ना? और इतना ही डेटा आपके काम का है। बाकी कोई डेटा आपको नहीं करना है, तो इधर-उधर तरीके से परेशान मत हो। जो भी डेटा आता है वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, आपको वहीं से पिक करके आपका जवाब देना है। ठीक है? जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, कल को अगर अब तक आप लोगों ने हमारी ये हेल्प बुक्स नहीं ली हैं, तो जाके इनको ले लें। ठीक है? कम आउट मतलब बदली हैं और सब कुछ इसके अंदर मिल रहा होगा। एवरी टॉपिक प्रॉपर्ली एक्सप्लेन
स्टार्टिंग में मिलेंगे माइंड मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा होगा। तो Amazon से या हमारी वेबसाइट, दोनों में से कहीं से भी जाके आप इनको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टू चेक इट आउट राइट अवे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।